दोस्तों अभी मैं वीडियो एडिटिंग करके थोड़ा फारिग हुआ हूँ तो वो मैंने नोट किया कि थोड़ी सी बीच में आवाज़ जो है ना उसमें खड़खड़ की आवाज़ आती है, जैसे कोई अ, मतलब डिस्टरबेंस है उसमें, साउंड में। उसको मैं दूर नहीं कर सका। उस वक्त भी आ रही थी लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि क्या है। तो थोड़ी देर के लिए वो आवाज़ खड़खड़ हो जाती है, फिर बाद में बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो मैंने कहा आपको पहले से वो ऑन कर दूँ। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू माय शो। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हम बैक टू बैक आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग के बारे में भी बता रहे हैं, और अब कुछ देर पहले से हम आपको ईरान के हवाले से भी अपडेट्स दे रहे हैं। पश्तून अफगान न्यूज़ एक्सक्लूसिव पर हमने लाइव किया था समर तूर साहब के साथ अभी थोड़ी देर पहले अफगानिस्तान के ऊपर, वो आप वहां जाके देख सकते हैं। होम पेज पे जब आप जाएंगे पश्तून अफगान न्यूज़ एक्सक्लूसिव के, तो वहाँ नीचे आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस आएंगे, उसमें लाइव का ऑप्शन दबाएंगे तो आप वीडियो वो देख सकते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त गिरिधर मामदी जी हैं, ये हमारे गुरु भी हैं, और हिंदुस्तान की सूरत हाल और रीजनल पॉलिटिक्स पे इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। कश्मीर के हवाले से भी इनका जो कश्मीर का इतिहास है उस पर जो गिरफ्त है वो मैंने आज तक किसी और की इतनी पकड़ नहीं देखी जितनी गिरिधर मामदी जी का। आपका स्वागत है सर, थैंक यू वेरी मच। रात गए आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया सर। नमस्ते अमजद जी, आपके आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। देखिए, बात ये है कि हमने कहा कि गिरिधर मामदी जी हमारे गुरु हैं, और वो हमने ऐसे नहीं कहा। हमें सनातन धर्म से मुतारफ करवाने वाले जो हैं वो गिरिधर मामदी जी हैं, और हमारे साथ इनका जो व्यवहार है या जो तरीका है हमारे साथ, वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का रहा है। कई दफा इन्होंने मुझे डांटा भी है प्यार से, और मेरी इस्लाह भी की है, मुझे ठीक भी किया है। और चूंकि ये हमारे गुरु हैं इसलिए हम अपना सब झुका लेते हैं। तो आज इनको मैंने इसलिए बुलाया है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईरान का मुस्तकबिल अब कैसा दिख रहा है आपको। यानी ईरान पे इजराइल अमेरिका ने हमला कर दिया है, तो पहले तो ये कि इस हमले की वजह क्या है। ये तो ईरान की हुकूमत 1979 से यही सिस्टम वहां चल रहा था, अब क्यों इन्होंने ये फैसला किया कि इसके ऊपर अटैक किया जाए। जी। देखिए, ये सब बेंजामिन नेतन्याहू की प्लान है। बेंजामिन नेतन्याहू बहुत अरसे से, मतलब बहुत दशकों से अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को इसमें घसीटने का कोशिश किया है। फिर भी उनके जो अमेरिकन डीप स्टेट है ना, तो ईरान रेजीम को बदलना नहीं चाहती थी। अब देखिए, आज अमेरिका कहाँ खड़ा है। गल्फ से एक बैरल तेल भी नहीं खरीद रहा है। पहला वो सबसे बड़ा खरीदार था यहाँ से, तो इसीलिए उनके इंटरेस्ट थे इधर। मगर अब एक बैरल भी नहीं खरीद रहा है, उल्टा इनके कंपटीशन में खड़ा है। पूरा दुनिया को सप्लाई करने के लिए अमेरिका खड़ा है। और जहां जहां उनके खिलाफ या जो जो रिजीम्स अमेरिका की बात नहीं मानते हैं, उनको ये तेल इंडस्ट्री से काटने का कोशिश कर रहा है अमेरिका। चाहे वो रशियन तेल ले लीजिए, रशियन तेल के ऊपर पाबंदी क्यों लगाया? मगर खुद अमेरिका बाकी चीज खरीद रहा है वहां से, यूरेनियम खरीद रही है, फिर फर्टिलाइजर खरीद रहा है, सब कुछ खरीद रहा है। तेल क्यों काटा है? वेनेजुएला में क्यों किया है? तो ये चीज है। अभी कुछ उनके जो डॉलर है, डॉलर किसी के ऊपर खड़ा है, तो वो एक तेल है। तेल। आ रही है, आपकी आवाज तो बड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, थोड़ा सा हाँ, अपना आपके माइक एंड पे चेक। ही आ रही है। आपके एंड पे आ रही है, आपके माइक में कुछ गड़बड़ है। अच्छा, अभी देखें, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, वो बीच बीच में आपका डिस्टरबेंस आ रहा है। अच्छा जी, जारी रखें अपनी बात प्लीज। हाँ, क्योंकि मैं अभी 4-5 शो कर चुका हूँ, मेरे इसमें कोई एंड नहीं है, प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इधर शायद से भी आप कुछ नहीं। सेल फोन स्विच किया होगा लगता है, आप लैपटॉप से किया होगा तो वो ठीक रहेगा। चले जी। तो ऐसा है कि ये तेल जो है, बस तेल डॉलर पे बिकता है, इसीलिए डॉलर खड़ा है। अभी जब तेल डॉलर से बेचना बंद कर देंगे, गल्फ के और वेस्ट एशिया के, उसको मिडिल ईस्ट गलती से भी नहीं करना कहना, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट नहीं है।
वो वेस्ट एशिया है। तो वहां जब ये तेल बंद करेंगे तो क्या होगा कि डॉलर की अहमियत नहीं रहेगी, डॉलर की जो पकड़ है पूरे दुनिया में वो चली जाएगी। इसीलिए वहां गल्फ रीजन में, वेस्ट एशिया में किसी न किसी राक्षस को, एक शैतान को दिखाना अमेरिका के लिए जरूरी है। इसीलिए ईरान की रेजिम को वो चलाते थे, ईरान की रेजिम को खत्म नहीं करते थे। हाँ, बीच बीच में उसको तकलीफ पहुंचा देते थे, फिर सैंक्शंस लगाते थे, मगर रेजिम चेंज उनके इंटरेस्ट में नहीं है। आज भी वही है। मान लीजिए कि खमेनी को निकाल देंगे, फिर वहां किसी और कठपुतली को आके वहां बिठाओगे, तो फिर वहां किस चीज की डर किसको होगी? ना सुन्नी दुनिया को किसी से डर होगी, ना इजराइल को डर होगी। तो फिर क्या हो जाएगा उधर? अमेरिका तो एक बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन जाएगा उधर। इतने इतने उनके ठिकाने लगा के क्या करेगा उधर? क्यों इनको इतना अरबों खरबों डॉलर क्यों देना है अमेरिका को? देने की नौबत नहीं आएगी, देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज है। इसीलिए यहाँ आप देखेंगे तो पूरा ये प्लानिंग जो है बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ रिजीम चेंज करवाना चाह रहा था बहुत साल से। अब पिछले बार भी, पिछले साल जून में जब जंग हुआ था, उस समय भी खमेनी को अटैक करने का परमिशन मांगा था। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार परमिशन नहीं दिया था उस समय। तो उससे पहले जो बाइडेन भी इसको परमिशन नहीं दिया था। तो ये चीज है। तो अमेरिका के लिए वहां कुछ न कुछ खतरा बाकी देशों को दिखाने के लिए चाहिए। इसलिए यहाँ रिजीम चेंज हो जाएगी या शांति हो जाएगी तो फिर अमेरिका का मतलब कोई रहने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ये जंग जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू की प्लानिंग के मुताबिक चल रहा है, ये हमें समझनी चाहिए। और दूसरी बात, ईरानियन रेजिम भी इनके समर्थन में सब कुछ, मतलब बहुत से देश खड़े हुए थे। इवन गल्फ के देश जितने भी है, वेस्ट एशिया में के जितने भी देश थे, वो अमेरिका को चेतावनी दिया था कि आप ईरान के ऊपर हमले करेंगे, हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, या हमारी एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। ये उनको बोला था। नेटो अमेरिका के समर्थन में नहीं आ रहा था। तो जब सब कुछ ईरान के पक्ष में जा रहा था, ये ईरान की बेवकूफी ये हुई है कि वो सीधा सिविलियन एरियाज पे बम्बार्डमेंट करना शुरू कर दिया। चाहे वो दुबई की बुर्ज अल खलीफा में हो या वहां की पाम जुमेरा में हो, बहुत से सिविलियन एरियाज पे अटैक किया है। गल्फ पूरे एरिया में, कतार में वही किया है, फिर बहरीन में वही किया है, फिर आप कुवैत में किया है। बहुत सी जगह पे सिविलियन एरियाज पे अटैक किया है। जब सिविलियन एरियाज पे आप अटैक करोगे, ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वहां के ममालिक जितने भी है, वहां की सरकारें जो जितने भी है, वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। ये एक स्ट्रैटेजिक ब्लंडर किया है ईरान ने। सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन ठिकानों पे वो हमला करता तो अलग बात होती। सऊदी अरेबिया में भी जाके ये बम्बार्डमेंट किया। सऊदी अरेबिया में तो अभी अमेरिका का कोई ठिकाना नहीं है उधर, फिर भी वहां बम्बार्डमेंट करने का जरूरत क्या थी इनको? तो कुवैत में किया है, दुबई, कुवैत, बहरीन, सब जगह किया है। करेक्ट, मैं वही कह रहा हूँ कि वो वहां अमेरिकन इंटरेस्ट को आप टारगेट करते तो वहां के ममालिक भी आपके खिलाफ नहीं जाते। मगर जब आप सिविलियन एरियाज पर टारगेट करोगे, जब बुर्ज अल खलीफा में टारगेट करोगे, जो यूएई की जो प्राइड ऑफ प्लेस है, उसके ऊपर आप टारगेट करोगे, सिविलियंस के ऊपर टारगेट करोगे, तो वो तो चुप नहीं बैठेंगे। आज तक आपके समर्थन में जो बैठे थे वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। ये गलती ईरान ने किया है। तो इसीलिए ईरान की जो रेजिम है वो बहुत नुकसान झेलेगी, बिल्कुल झेलेगी। बहुत नुकसान होगा उसको। इनके कमांडर्स, इनके बहुत से सीनियर जितने भी है, वो सब टारगेट होंगे, वो सब मरेंगे। मगर रेजिम चेंज करेंगे। ये रेजिम चेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप बम्बार्डमेंट से, यहाँ से मिसाइल दागो, एयरक्राफ्ट से बॉम्ब डालो, उससे नहीं होगा। आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड करना पड़ेगा, आपके लोग वहां जाना पड़ेगा। अभी ईरान की टोपोग्राफी आप देखोगे, ईरान पूरे पहाड़ी इलाका है। वहां तो प्लेन जमीन आपको मिलेंगे नहीं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में इधर उधर मिलेंगे, और पूरे पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर क्या जाओगे आप? एयर ड्रॉप होंगे, पैराचूट ड्रॉप होंगे, तो वहां आप लोग पकड़ के आपको मार देंगे। जो भी खमने और इस रेजिम के खिलाफ ईरान में है, वे भी ईरान के ऊपर जब हमला होती है, उनमें भी देशभक्ति जागृत होती है, तो वो भी इस रेजिम के समर्थन में खड़ा हो जाएंगे। स्पेशली अमेरिका और यहूदी
ज्यूज के खिलाफ इनके जो सोच है वो बहुत बहुत गहरी है। तो चाहे वो खमेनी को हेट करते हो, उनको निकालना चाहते हो, फिर भी वो अमेरिका को पसंद नहीं करते हैं, ना इजराइल को पसंद करते हैं। तो जब देश के ऊपर संकट आ गई, नौबत आ गई ये ऐसी वाली, तो ऑब्वियसली वो इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आप जब तक आपकी बूट्स नहीं जाएंगे, आपकी सेना नहीं जाएगी, तब तक इसको ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे। कितना बम्बार्डमेंट करोगे? बम्बार्डमेंट करोगे तो एक और सीरिया जैसा जगह पैदा हो जाएगा। 1945 से लेके आज तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक अमेरिका ने एक जंग भी नहीं जीता है। हर जगह शुरू करती है, बम्बार्डमेंट करते हैं, तबाही मचा देते हैं, फिर वहां से निकल जाते हैं। एक भी एक सोल्यूशन लेके नहीं आया। अब ईरान भी खत्म हो जाएगा, दुनिया में आप देख सकते हो क्या तबाही मचेगी। ईरान एक छोटी देश नहीं है, भारत का लगभग आधा टेरिटरी जितना है उतना ईरान का है। ईरान का टेरिटरी बहुत बड़ा है और वो एक ईरान सर्वाइव नहीं सिविलाइजेशन। करेगा, ईरान सर्वाइव नहीं करेगा, आप क्या कहने का मतलब है? ईरान रिजीम तकलीफ में होगी, मगर उसको निकालने के लिए आप सेना को भेजना पड़ेगा ऑन द ग्राउंड। जब तक आप ऑन द ग्राउंड नहीं भेजोगे तब तक नहीं होगा। कितना भी बम्बार्डमेंट करो कुछ नहीं होगा। अरे बशर अल असद को निकालने के लिए आपको कितना 14-15 साल लगा है। 2011 में शुरू किया ओबामा ने, उसको निकालने में 15 साल लगा है। तो इतना बम्बार्डमेंट ये वो होने के बाद में जब रशिया इनके समर्थन नहीं कर पा रही थी, उस नौबत पे वो उनको वहां से भागना पड़ा। हाँ, जून में जो बम्बार्डमेंट हुआ था इधर 12 दिन, वो उससे बहुत नुकसान झेलना पड़ा। मगर ईरान तैयारी भी कर रहे थे, जब नेक्स्ट अटैक आएगी उसकी क्या प्रोटोकॉल्स होनी चाहिए, क्या कैसे इसको हैंडल करना है। मान लीजिए कि खमेनी मरेंगे तो कौन टेक ओवर करेगा, ये सब प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी बना के रखे हैं वो लोग। तो इस रिजीम को निकालना इतना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल होगी। मान लीजिए कि रिजीम को चेंज भी करोगे। ईरान एक सिविलाइजेशन स्टेट है, बहुत अपने आप में गर्व महसूस करते हैं वो लोग, इसीलिए एक ईरानियन जो सोच है वो सिविलाइजेशन, उसको आप हरा नहीं सकते हो। वो दोबारा उभर के आएंगे। जो भी आपका जीत अभी जो कह रहे हो वो टैक्टिकल होगा, स्ट्रैटेजिक नहीं होगा। टैक्टिकली आप जीत सकते हो, वो स्ट्रैटेजिकली आप हारोगे। ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नेक्स्ट डे हेडलाइंस उनको चाहिए। हेडलाइंस जब मिल गया फिर भूल जाता है। ये डील्स भी, टैरिफ्स भी, ये सब वही किया था ना। इसको धमकाया मैंने, ये देखो डील कर दिया। डील कहाँ है? एक देश बताइए जो डील साइन किया अमेरिका के साथ? कोई भी नहीं किया। अनाउंसमेंट हुआ और कुछ नहीं हुआ। यूरोपियन पार्लियामेंट आज तक उसको रेटिफाई नहीं किया, तो सिग्नेचर कहाँ हुआ है? साउथ कोरिया ने उसको रेटिफाई करने से मना कर दिया। वो चाइना के पक्ष में जा रहा है साउथ कोरिया की, तो उसके ऊपर 25% और टैरिफ डाला था। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के चलते हुए वो सब खारिज हो गया। तो कौन साइन किया? भारत भी साइन नहीं किया। वो 50% टैरिफ डाला था, 18% में वो खुद आ गया। हमने कोई डील नहीं किया। मोदी जी के ट्वीट में कुछ नहीं बोला। फिर हमारी डेलीगेशन जाना था उधर, वो भी बंद हो गया। डील कहाँ है? उनको हेडलाइंस चाहिए, इसीलिए वो हेडलाइंस के चक्कर में ये करते रहता है। कुछ हफ्ते के बाद इस पे इंटरेस्ट चला जाता है, किसी और मुद्दे पकड़ के वहां चला जाता है। अभी अंदरूनी इश्यूज बहुत है उनका। टैरिफ का झटका लगा सुप्रीम कोर्ट से, फिर दूसरा उनका एप्स्टीन फाइल्स में इनके खिलाफ बहुत कुछ निकल के आ रहा है हर दिन। तो इसको डाइवर्ट करने के लिए ईरान के ऊपर ये करना चाह रहा था, या उसको इस्तेमाल किया बेंजामिन नेतन्याहू ने। इनके वीक पॉइंट को पकड़ के इसको यहाँ इसमें घसीट ले आया। पेंटागन भी वार्निंग किया था, लंबा जंग हम नहीं लड़ सकते हैं। यहां तक इनके यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, दुनिया के सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो अभी हैफा में डॉक्ड है इजराइल में, वहां टॉयलेट्स की कमी है। लोग इतना परेशान है उधर। 4500 सेलर्स है उसमें। टॉयलेट जाने के लिए एक एक घंटा क्यू में खड़ा होना पड़ रहा है इनको। आप समझ सकते हो क्या लड़ेंगे इनसे। जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स बबल शम्स पे भेजा था रेड सी में हौतीस के खिलाफ, खुद यूनिलैटरली उसको बंद करके भाग गया डोनाल्ड ट्रंप। क्यों भाग गया? क्योंकि उनके मिसाइल्स के को अवॉइड करने के लिए जब शार्प टर्न लिया था, इनके डेक से F-18 हॉर्नेट एयरक्राफ्ट समुद्र में गिर गया। 2 बार हुआ हो। तो ये चीज है, नुकसान अमेरिका को भी झेलना पड़ेगा। हाँ, ईरान के पास इतना क्षमता नहीं है, ना ही उनके पास एयरफोर्स है, ना इनके पास
एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, एंटी जो भी है उसके सिस्टम, मिसाइल्स के सिस्टम नहीं है उनके पास। मगर उनके पास जो मिसाइल्स हैं, चाहे वो हाइपरसोनिक हो, सुपरसोनिक हो, हमें पता नहीं है, और ड्रोन्स हैं इनके। ईरानियन ड्रोन्स के सहारा ही रशिया आज यूक्रेन से लड़ रहा है। तो मतलब यूक्रेन क्या है? यूक्रेन तो नेटो का पूरा टेक्नोलॉजी है। अमेरिका का टेक्नोलॉजी के खिलाफ ईरानियन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी सक्सेसफुल वहां चल रहा है यूक्रेन में, तो वो इस्तेमाल करेंगे। जब वो इस्तेमाल करेंगे, अमेरिकन सोल्जर्स, इनके जो नेवी हो, इनके ऑफिसर्स हो, वो मरना शुरू हो जाएंगे। जब इनके बॉडी काउंट होगी, जब अमेरिका इनके डेड बॉडीज लेके जाएंगे, वहां सिचुएशन क्या होगी आप समझ सकते हो। तो ऑलरेडी ये बोल चुका है हमारे लोग, कुछ लोग मरेंगे। मगर ये जब बढ़ता जाएगा, इनके लोग ज्यादा मरेंगे, तब ये क्या करेगा? या पूरा इस दुनिया, उस एरिया का, गल्फ का एरिया का, इनके पास उतना कंट्रोल नहीं है। अभी भी अबू धाबी और दुबई और कुवैत, कतार, यहाँ अभी उनके ड्रोन्स गिर रहा है। मतलब आपका आयरन डोम शील्ड क्या हुआ है? अमेरिकन जो डिफेंस, एयर डिफेंस, वो काम नहीं कर रहा है। और इसराइल में भी लगभग 25-30% मिसाइल्स पिछले बार ईरान से जो आए थे, वो इसराइल के सिटीज के ऊपर, शहरों के ऊपर गिरा था। बहुत नुकसान झेलना पड़ा उनको। 1000 या 2000 लोग, इसराइल में भी लोग मरे थे। तो ये चीज है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका हर बार जंग तो शुरू करता है, मगर उसको खत्म करना इसकी बस की बात नहीं है। जो खत्म होता है वो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ ही होता है। अभी लीबिया देखिए, लीबिया की हालत क्या हुआ। इराक की हालत देखिए, आज तक प्रधानमंत्री नहीं है उनके पास। जो प्रधानमंत्री चुन के आया था, उनको गद्दी में बैठने से डरा रहा है, इनको मतलब धमकी दे रहा है अमेरिका, आप नहीं आ सकते हो, आप आएंगे तो नूर अल मल्की इन सबको आप मार देंगे। तो आप समझ सकते हो कि एक जंग बताइए मुझे जहां ये जीता है। तो इसीलिए ईरान में भी यही होगा, कुछ नुकसान जरूर होगा, और ये रेजीम शायद बदल भी सकते हैं, मगर स्ट्रैटेजिकली अमेरिका हारेगी। और इजराइल को तो कोई दूर दूर तक मुझे ये नजर नहीं आ रहा है कि उनकी सिचुएशन शांति होगी। इजराइल ये समझ रहा है कि यहाँ रेजिम चेंज कर देंगे तो हमारा कोई शत्रु नहीं रहेगा, तो हम महफूज रह सकते हैं, इधर हमारे इलाके में हमारे कोई थ्रेट नहीं रहेगा। मगर वो नहीं होगा, क्योंकि इतना रेडिकलाइज हो चुका है पूरा इस एरिया। अभी ये खमेनी को निकालने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ दशकों तक वो एंटी सेमिटिज्म, एंटी जू जो सोच, वो कट्टर इस्लामिक सोच है, जब तक वो है, एक नहीं तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये चलता ही रहेगा, सिलसिला चलता ही रहेगा। इट्स टैक्टिकली वो कुछ कर सकते हैं, जीत सकते हैं, मगर स्ट्रैटेजिकली हारेंगे। बहुत शुक्रिया गुरु मामदी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने का। देखिए, बात जो गुरुजी कर रहे हैं वो सीधी है। जंग लंबी भी हो सकती है, मुख्तसर भी हो सकती है, रेजिम चेंज भी हो सकती है, बूट्स ऑन ग्राउंड कैसे लेके आएंगे। नज़र ये आता है कि अमेरिका जो है, उसके अगर जंग चली तो उसमें अमेरिकन फौजियों की लाशें वापस अमेरिका जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, रेजिम चेंज होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मानसिकता, वो जहरीली मानसिकता, पॉइजनस मानसिकता जो वेस्ट एशिया में फैली हुई है, पाकिस्तान तक और फिर इंडिया में भी, वो कश्मीर के हवाले से केरला तक, ये मानसिकता खत्म होनी चाहिए। इस मानसिकता के खत्म होने के लिए वो फैक्ट्री खत्म होनी चाहिए जहां से ये मानसिकता चलती है, और वो फैक्ट्री है पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने का, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हर हर महादेव, राधे राधे। नमस्ते।